हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का पार्ट 1। जी हाँ, ये जो वीडियो है दो पार्ट्स में रिकॉर्ड होगी इस चैप्टर की। और पहले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं पार्टीशन के बारे में और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसली स्टेट्स को लेके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेके। बट फिलहाल हम लोग पूरा फोकस हमारा पार्टीशन को लेके रहेगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया की। अभी ब्रिटिश इंडिया क्या है? भाई इंडिया तो आपने सुना है, जिसमें हम रह रहे हैं वो इंडिया है, बट ब्रिटिश इंडिया क्या है? तो भाई ब्रिटिश इंडिया यानी कि वो समय इंडिया का जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। और ये समय कब तक था? ये जो समय था ये था 1947 तक। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और आज जो हम हैं वो 1947 के बाद से ही हैं। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो दो देश बने वो 1947 को बने। अब जो ये ब्रिटिश इंडिया है, जब ये 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया से जा रहे थे तो जाते जाते भी एक छोटा सा काम ये कर गए जिसकी वजह से आज भी इंडिया के दो टुकड़े हैं और इंडिया जो है वो आपस में लड़ रही हैं दोनों के दोनों। तो उस टाइम एक बना इंडिया और एक बना पाकिस्तान, यानी देश के बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया और दो नए देश बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जबकि पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आप लोग जानते हैं हमारे इंडिया में हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। बट पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो क्या मैं कहूं कि मोहम्मद अली जिन्ना? तो ये आंसर होगा गलत। आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि भाई जिस तरह जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने होंगे, क्योंकि भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने ही तो पाकिस्तान की नींव रखी है, उन्होंने ही तो पाकिस्तान के लिए शुरुआत से लड़ाई लड़ी है। बट ये आंसर गलत है। तो सही आंसर क्या है वो मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सही आंसर क्या है। वीडियो के एंड में मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है जी। बट फिलहाल पाकिस्तान को मैंने यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत से डिमांड रखी थी फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की उस टाइम की खबर है जब आजादी मिली थी और लिखा हुआ है द एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है जी। तो पार्टीशन जो है हमारे देश में जो हुआ वो टू नेशन थ्योरी के बेस पे हुआ था। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी का मतलब है एक ऐसी थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी। और इस थ्योरी के हिसाब से इंडिया के यानी ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से बनेंगे, एक हिंदूज के लिए दैट इज इंडिया और एक मुसलमानों के लिए दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। हाँ, कांग्रेस ने इसको अपोज किया, लेकिन कांग्रेस का अपोजिशन ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म हो गया था, बहुत सारे ऐसे तनाव हो गए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कि अब दोनों तरफ से जो सुलह होनी थी वो पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से पार्टीशन जो था वो तो होके ही रहा। अब बात करते हैं, जब हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस दिन आधी रात को जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक स्पीच देते हैं। ठीक है जी। ये जो स्पीच है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई आधी रात को, ये बहुत ही फेमस स्पीच है और इस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बहुत ही फेमस स्पीच है और ये आपसे एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे क्या है? गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हमारा देश आजाद हो चुका है, आजाद होने के बाद हमारे कुछ गोल्स होंगे। तो गोल क्या थे? हमारा सबसे पहला गोल था कि हमें अपने देश को डेमोक्रेटिक मीन्स से चलाना है। ठीक है जी। डेमोक्रेसी हमारे रग रग में बसी हुई थी शुरुआत से और हमारा जो स्ट्रगल था वो डेमोक्रेसी के लिए ही था, जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था। तो हम ये जानते थे कि हमें अपने देश को डेमोक्रेटिक मीन्स से ही चलाना है, कोई तानाशाही नहीं, कोई मिलिट्री रूल नहीं, ओनली डेमोक्रेसी। ठीक है जी। और दूसरा काम हमें क्या करना है? हमारे देश में गरीब लोग बहुत हैं और ऐसे लोग बहुत हैं जो सोशली डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी जो आज हम कहते हैं, है ना। तो ये लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हमें क्या करना है? इन लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। जब तक हमारे देश अगर गरीबी में रहेगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे देश में जो गरीब हैं उनके वेलफेयर के बारे में हमें सोचना है। ये दो प्राइमरी गोल्स थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन इन गोल्स को अचीव करने के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस क्या थे हमारे सामने? तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो था डेवलपमेंट। हमें इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट हो हमारे देश के अंदर, है ना। और डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट जो होगा वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने से होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेटर करेंगे। लेकिन इसके लिए तो पैसा चाहिए, समझ रहे हैं। तो पैसे का भी इंतजाम करना है, इतनी सारी लोगों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, देश में डेवलपमेंट भी करना है। तो पहला हमारा गोल था डेवलपमेंट।
दूसरा, डेमोक्रेसी, हमारे देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखना है, डेमोक्रेसी को बनाए रखना है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और तीसरा था यूनिटी, क्योंकि पार्टीशन के बाद हम लोग देख ही चुके थे कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, और किस तरह से दोनों रिलीजन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम लोग समझ गए थे कि भाई यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूनिटी हम लोग नहीं बना पाए तो ये इंडिया और आगे भी टूट सकता है। तो इसलिए 3 चैलेंज हमारे सामने थे। इस 3 चैलेंज को आप ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज DDU, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी। डीडीयू से आपको एक पर्सन भी याद आते होंगे जिनका नाम है दीन दयाल उपाध्याय, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है हमारे देश की, तो आप उनके नाम से भी इन्हें याद रख सकते हैं कि ये 3 मेजर चैलेंज थे इंडिया के इंडिपेंडेंट के टाइम पर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कभी किसी ट्यूशन टेस्ट में, तो स्कूल टेस्ट में, नहीं तो मिड में या प्री में, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना नहीं लिखना, जब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, हर डेफिनेशन को आपको डिटेल में करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, पार्टीशन की बात हो रही थी, ठीक है, आजादी से पहले पार्टीशन की बात हो रही थी कि भाई पार्टीशन होगा, मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए थे कि पार्टीशन होगा। तो पार्टीशन के लिए कुछ दिक्कतें थी जो कांग्रेस ने गिनवाई कि भाई ये दिक्कतें हैं, कैसे करोगे पार्टीशन। तो दिक्कतें क्या थी वो देखते हैं। पहला तो हमारे देश में कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी मुसलमानों की। सिंगल बेल्ट का क्या मतलब है कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो 2 अलग अलग हिस्सों पे रहते थे। एक तो आपका इधर पंजाब की तरफ रहते थे और एक इधर बंगाल की तरफ रहते थे। तो भाई एक पंजाब और एक बंगाल, तो दोनों को जोड़ोगे कैसे, है ना, एक देश कैसे बनाओगे मुसलमानों के लिए। भाई इधर भी मुसलमान है, इधर मुसलमान है, बीच में हिंदू है, तो कैसे बनाओगे। तो एक तो ये परेशानी थी। दूसरी परेशानी क्या थी, दूसरी परेशानी ये थी कि सारे मुसलमान पार्टीशन नहीं चाहते थे, है ना, ऐसा नहीं था कि सभी चाहते थे, कुछ चाहते थे, ठीक है। इसी वजह से आज जितनी पाकिस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन है उतनी ही इंडिया में भी है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान यहां से नहीं गए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। उन्हीं में से एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है, ये पाकिस्तान का जो एरिया है उस साइड में एक बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के मेंबर थे, और इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर इनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया, इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया और इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तीसरा जो है हमारे सामने वो क्या है डिफिकल्टी, वो थी कि ये के लोग कह रहे थे कि पंजाब जो है, अब पंजाब में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो पंजाब को कैसे आप उसमें से कैसे सेपरेट करोगे मुसलमानों को और हिंदुओं को। उसी तरह से बंगाल की कहानी थी, बंगाल में भी बहुत ज्यादा मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स थे, तो कैसे आप मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को अलग करोगे वहां से। तो ये एक बड़ी परेशानी थी। और जो फोर्थ परेशानी थी वो ये थी कि द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक पर्सन को उठा के दूसरी जगह ले जाओगे। अब पाकिस्तान में जो हिंदू रहेंगे, जो सिख रहेंगे, जैन रहेंगे, बुद्ध रहेंगे, उनका क्या होगा, और जो इंडिया में जो मुसलमान रहेंगे, जो सिख रहेंगे, बौद्ध रहेंगे, जैन रहेंगे, उनका क्या होगा। तो ये 4 सबसे बड़ी डिफिकल्टीज थी पार्टीशन के टाइम पर कि पार्टीशन में कैसे होगा। यहां पर मैंने एक फोटो लगाई हुई है, आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं वो ट्रेन के ऊपर चढ़ के बैठे हुए, ट्रेन में जगह नहीं है, और ये ट्रेन जो है ये पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी और इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी लोगों को ले लेके, और इसके अंदर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो जा रहे थे, तो जगह ही नहीं थी बैठने की भी। तो उस तरह की उस टाइम की सिचुएशन को यहां पर शो किया हुआ। अब ये देखिए, ये उस टाइम का इंडिया का मैप है, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। तो भाई अब क्या हुआ, 2 जगह जैसे मैंने बताया ना, एक तो इस साइड थे मुसलमान और एक इस साइड थे मुसलमान, तो क्या किया है इन्होंने 2 पाकिस्तान बनाए। आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि असल में पहले 2 पाकिस्तान थे, अब एक पाकिस्तान है, ठीक है, पहले 2 पाकिस्तान थे। एक को कहते थे वेस्ट पाकिस्तान और एक को कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। बाद में 1971 में लड़ाई हुई और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बांग्लादेश जो था वो पहले पूरे बंगाल का ही पार्ट था, बाद में इसके 2 हिस्से कर दिए गए, मुसलमानों के लिए एक, हिंदुओं के लिए एक, ठीक है जी। तो ये 2 साइड आपका पाकिस्तान था और बीच में था इंडिया। आगे देखिए, अब पार्टीशन तो हो गया, लेकिन पार्टीशन के काफी कॉन्सिक्वेंसेस रहे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये जो पार्टीशन हुआ था ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था, दुनिया में ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ। और आपको अगर देखना हो पार्टीशन को और महसूस करना हो तो अमृतसर के अंदर एक म्यूजियम है जिसे पार्टीशन म्यूजियम कहते हैं, दुनिया का इकलौता म्यूजियम है वो, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेजिक ये जो इंसिडेंट हुआ था इसकी सारी की सारी वहां पे स्मृतियों को इकट्ठा किया गया है। ये जो पार्टीशन था ये एक एब्रप्ट, अनप्लैंड
और ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। कम्युनल राइट्स हुए, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। माना जाता है कि लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए और लगभग 80 लाख लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट का मतलब है या तो इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा या पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। अब जब ऐसा होता है, आपको फोर्सफुली आपके घर से निकाल रहे हैं, आप सोचिए भी आप अपने घर में रह रहे हैं और अचानक खबर आती है कि पार्टीशन हुआ है, अब से आपका घर जो है वो दूसरे देश में आ गया और आपको यहां से निकल के जाना है। तो अब आप निकल के जाओगे तो क्या अपनी प्रॉपर्टी को साथ लेके जाओगे? नहीं, आपके साथ बहुत सारी यातनाएं साथ में जाएगी, बहुत सारी सोशल सफरिंग जो है वो लोगों को झेलनी पड़ी। जैसे कि फैमिली सेपरेट हो गई, बच्चा माँ के साथ बिछड़ गया, ठीक है ना, माँ बाप आपस में बिछड़ गए, ओनर किलिंग्स होने लगी बहुत सारी, क्योंकि रेप्स इतने ज्यादा हो रहे थे। तो कई बार क्या होता था, जो परिवार था वो अपनी लड़की की जान बचाने के लिए, रेप ना हो जाए उसका, इसलिए उसे खुद ही मार देते थे, कुएं में धकेल देते थे। इस तरह की हालात देखने को मिले उस टाइम पर। रेप्स हो रहे थे बड़े लेवल पर, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो होमलेस हो गए, जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बंगले थे, उन लोगों को अब अपने सारे बंगले, सारे जेवर जायदाद सब कुछ छोड़ के बस अपनी जान बचा के भागना है, क्योंकि राइट्स इतने बड़े लेवल पर फैल गए थे दोनों ही तरफ। और सबसे ज्यादा जो राइट्स की जो सेंटर बने वो बने थे पंजाब और बंगाल, क्योंकि दोनों जगह पर ही नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और इंटरमिक्स थी, राइट। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न थे बहुत सारे, फाइनेंशियल स्ट्रेन थे कि भाई अब हर चीज अलग हो जानी है, एक टेबल चेयर भी अलग हो जानी है ना भाई, ये तुम्हारी टेबल होगी, ये मेरी टेबल होगी, रेलवे के इतने एम्प्लॉय पाकिस्तान के होंगे, इतने एम्प्लॉय इंडिया के होंगे, हर चीज का बंटवारा होने लगा। इवन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे पुलिस बैंड के, उनका तक बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के इस पार्टीशन में। तो उससे दोनों ही कंट्री पे फाइनेंशियल स्ट्रेन जो है वो पड़ा। सिंपल सी बात है, आपकी आमदनी आधी हो गई, कुछ जगहें कराची में थी तो वहां से हमारा नुकसान हुआ, कुछ जगहें मुंबई में थी तो इससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ, तो नुकसान दोनों का हुआ, बराबर हुआ। पार्टीशन को माना जाता है कि इट वॉज अ डिवीजन ऑफ हर्ट, दिल का बंटवारा जिसे कहा जाता है ना, उसे उस टाइम के जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने इसे डिवीजन ऑफ हर्ट का नाम दिया था। आगे चलते हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आजादी मिल रही है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की मैंने बात की, गांधी जी कहाँ है ना। जवाहरलाल नेहरू आधी रात को स्पीच दे रहे हैं, गांधी कहाँ है? क्या गांधी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में मौजूद थे? जवाब है नहीं। गांधी जिस टाइम पर इंडिया में सेलिब्रेशन हो रहा था इंडिपेंडेंस का, लोग उछल कूद रहे थे, लोग सोच रहे थे कि हाँ भाई आजादी मिल गई फाइनली, इतने लंबी जो लड़ाई लड़ी हमने उससे हमें आजादी मिल गई, लेकिन उस टाइम ये आदमी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये आदमी उस टाइम भी आजादी के लिए लड़ रहा था, क्योंकि इसके लिए वो आजादी आजादी नहीं आई थी। गांधी जिस आजादी का सपना देखते थे, वो आजादी जो थी वो अहिंसा की आजादी थी, वो नॉन वायलेंस की आजादी थी, वो आजादी गांधी को नहीं मिली। इसलिए गांधी जो थे वो इससे बहुत ज्यादा परेशान थे, और गांधी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया। लेकिन वो थे कहां? गांधी उस टाइम थे कोलकाता में, और कोलकाता में जो वायलेंस हो रही थी पार्टीशन की वजह से, उस वायलेंस में लोगों को समझा रहे थे, लोगों को संभाल रहे थे। उन कम्युनल एरियाज में जहां पर वायलेंस हो रही थी, उन एरियाज में गांधी जा जाके लोगों को समझा रहे थे। हालात ऐसे हुए कि गांधी की वजह से कुछ हद तक शांति हुई, लेकिन एकदम से फिर से कम्युनल राइट्स वहां पर इंक्रीज हो गए, इससे गांधी को वहां पर फास्ट पर बैठना पड़ा ताकि वहां के लोग शांत हो पाए फाइनली। उसके बाद गांधी दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली में भी वायलेंस हो रही थी। अब आप कहोगे सर ये वायलेंस तो फौजी भी रोक सकते थे, आर्मी भी रोक सकती थी, लेकिन ये वायलेंस इतने बड़े स्केल पर हो रहे थे कि देश में किसी जो आर्मी है वो मतलब हर जगह बटी हुई थी, वो कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कोई काम कर रहा है, तो कितने लोगों को रोके आर्मी, ठीक है ना। तो ऐसे समय पे गांधी जो है वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में जो लार्ज स्केल वायलेंस चल रही होती है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोबारा कोलकाता जाते हैं, ठीक है, कोलकाता में क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो गांधी कोलकाता पहुंचते हैं, कोलकाता पहुंच के वो फास्ट करते हैं, और माना जाता है कि वो कोलकाता में गांधी का आखिरी फास्ट था। इस जो ये फास्ट महात्मा गांधी करते हैं, ये एक मुसलमान के घर पे रुकते हैं वो बंगाल के अंदर, और वहां पर रह के फास्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कम्युनल हार्मनी कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर। और जब वो फास्ट करते हैं तो उस फास्ट का एक मैजिकल इफेक्ट पूरे देश को दिखने को मिलता है। हर एक पर्सन जो लड़ाई में उलझा हुआ था, उस सबकी नजरें जो हैं वो उस बूढ़े आदमी की तरफ, उस बूढ़े आदमी जो खाट पे लेटा हुआ है, भूख से
कई दिनों से भूखा है उसकी तरफ मुड़ जाती है और सब लोग शांत हो जाते हैं। एक ड्रामेटिक इफेक्ट, गांधी कलकत्ता में है, फास्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट दिल्ली में दिख रहा है। तो अब इससे कुछ देखिए, गांधी जो है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, गांधी हमेशा से ऐसे ही काम करते हैं, है ना। लेकिन कई लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और कुछ मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट। कई सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जो है वो मुसलमानों के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं, और कई लोगों ने मुसलमान परस्त होने का उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। ऐसे में ही एक दिन 30 जनवरी 1948 को एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नाथुराम विनायक गोडसे उनके ऊपर 3 बुलेट फायर कर देते हैं और महात्मा गांधी की मौके पे मौत हो जाती है। पूरा देश सन्नाटे में, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गांधी हमारे बीच से चला गया। मुझे याद है जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो उस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि शायद ही आने वाली जो जनरेशन है वो विश्वास करेगी कि एक दिन कोई ऐसा आदमी जिसके इतने मजबूत आइडियल्स थे वो हमारे धरती पे प्रेजेंट भी था। तो ऐसी शख्सियत गांधी की थी। यहाँ पर जो गांधी की फोटो है नोआखली में है, कलकत्ता में, जहां पर ये शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। गांधी का जो डेथ थी उससे जो भी छोटे मोटे भी कम्युनल वायलेंस पूरे देश में चल रहे थे सब 1 मिनट में बंद हो गए, सब पे 1 सेकंड में विराम। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग चाहें तो वहां से सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने यहाँ पर साफ साफ आपके सामने दे दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके नोट्स की तरह ये काम आएंगे स्क्रीनशॉट। इन्हीं को थोड़ा इलेबोरेट करके आपको पेपर के अंदर लिख के आना है और आपका काम जो है वो बढ़िया तरह से हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट को जरूर क्लैरिफाई करें मेरे से। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का अब मैं आंसर आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन ये था कि भाई पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लियाकत अली खान। जी हाँ, आपने पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं। लियाकत अली खान उनका नाम था। और मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाए पाकिस्तान में क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की आजादी के कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और बाद में लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसकी बात कभी हम बाद में करेंगे और डिटेल में आपको बताऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, आपकी सेकंड बुक के अंदर फोटो भी है लियाकत अली खान के, उनके बारे में भी और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए एड्यूफ्लिक्स के साथ। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।